चलो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कुछ किए थे कि हेडर फाइल बनाना भी सीखे थे और मैक्रो बनाना सीखे थे। मैक्रो को यूज़ करना, हेडर फाइल को यूज़ करना सीखे। आज हम लोग बात करते हैं इसके आगे, और इसके आगे कहानी शुरू होती है डेटा टाइप से। इसके आगे की कहानी कहाँ से है? डेटा टाइप से। और डेटा टाइप से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, ऐसे फंक्शन के बारे में इन डिटेल हम बाद में बात करेंगे, बट अभी बेसिक में कम से कम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन सा है। तो बेसिक, अगर जब भी आप सी लैंग्वेज का कोड लिखते हो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? हैश इंक्लूड और कौन सा stdio.h। क्यों भाई? ताकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड कर सके, ताकि उस हेडर फाइल में रखे गए किसी भी फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकें। सेकंड क्या लिखना होगा? हैश इंक्लूड conio.h। कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, कंसोल पे इनपुट आउटपुट लेने के लिए जितने भी फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे फंक्शन कहाँ डिफाइन किया गया है? कंसोल इनपुट आउटपुट, मतलब conio.h हेडर फाइल के अंदर। दोनों हेडर फाइल को हमने क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया। अब हमें क्या लिखना होगा? void main। अब void क्यों लिखे है? बिकॉज मेन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है, इसलिए हमने लिखा है void। आप लिख क्या सकते हो? तो या तो आप कुछ मत लिखो, कुछ ना लिखो तो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानेगा कि int लिखा हुआ है, या फिर आप int लिखो, या आप यहाँ पे void लिखो। लेकिन जब आप कुछ नहीं लिखो या int लिखो तो आपको यहाँ एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0। क्या लिखना पड़ेगा? अब अगर कंपाइल करेंगे कोई इशू नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर int मैंने नहीं लिखा फिर भी कंपाइल किया फिर भी कोई नहीं। लेकिन मान लो ये रिटर्न 0 मैंने नहीं लिखा, अब जब हम कंपाइल करेंगे तो एक वार्निंग आएगा, क्या बोलेगा? फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? void, अब कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया कि मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, है ना। अब सबसे पहले आज का हमारा जो मेन एजेंडा है, यूज ऑफ सम कॉमन फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले कुछ कॉमन फंक्शन, इसमें सबसे पहला कॉमन फंक्शन क्या है? चलो, ये क्या करता है? क्या करता है? तो क्लियर द असेंबली। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? एक वैल्यू, एक कैरेक्टर इनपुट करना है। तो ये क्या करेगा? टू गेट अ सिंगल कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन है? गेट ch है। अब मुझे अगर स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट करना है तो इसके लिए क्या होता है? printf होता है। printf क्या करता है? किसी भी तरह का मैसेज प्रिंट करता है। अब जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। क्या मैसेज प्रिंट करना है? प्रिंट करना है, मान लो कि एंटर योर नेम, किसी से उसका नाम पूछना है। अब अगर रन करके मैं देखूं तो यहाँ क्या आएगा प्रिंट होकर के? एंटर योर नेम। लेकिन मुझे इसको किसी खास जगह पे प्रिंट करवानी है, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है इनबिल्ट, जिसको बोलते हैं गो टू xy। क्या बोलते हैं? अब स्क्रीन का साइज चाहे जितना भी छोटा हो या जितना भी बड़ा हो, इंटरनली ये 25 रो और 80 कॉलम में बटा रहता है। क्या? 25 रो और 80 कॉलम्स में बटा रहता है। तो यहाँ अगर मान लो कि मैं लिख रहा हूँ कि रो नंबर 13 पे जाओ और कॉलम नंबर कितने पे जाओ? कॉलम नंबर 40 पे जाओ। अब एंटर योर नेम, अभी पहले कॉलम का नंबर डाल दो फिर रो नंबर डाल दो। कहाँ आ गया? चेंज हो गया पोजीशन। तो पहले क्या डालना है? कॉलम नंबर। मान लो कॉलम नंबर हम 30 डाल देते हैं, रो नंबर 12 डाल देते हैं। अब देखना ऑलमोस्ट सेंटर में आएगा,
एंटर योर नेम लिखा हुआ। तो किसी खास जगह पे किसी टेक्स्ट को प्रिंट करना हो तो इसके लिए सी लैंग्वेज के पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या है, गेट आपको पता ही है सेंट्रल कंट्री को ये कोड डाले, ठीक है। हाँ, लोग कैसे पता? लिया। अभी हमने बताया कि स्क्रीन का साइज चाहे जितना भी छोटा हो या जितना भी बड़ा हो, वो इंटरनली 25 रो और 80 कॉलम में बटा रहता है। 25 रो और 80 कॉलम में। तो रो किसको बोलते हैं, समझते हो ना? और कॉलम किसको बोलते हैं, वर्टिकल जो डिवीजन होता है। तो रो और कॉलम, अब देख लो कि मिडिल में कब आएगा, 80 का आधा क्या होता है, 40। तो ये कॉलम का वैल्यू, अब 40 डालेंगे तो टेक्स्ट वो तो है, तो 40 से तो शुरू करेगा मिडिल से, लेकिन देखे में लगा कि वो बहुत उधर चल गया। तो टेक्स्ट भी 10 कैरेक्टर से तो कम नहीं है, तो वही सोच करके यहाँ 30 डाल दिए। अब 25 रो, मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक 25 रो है, तो सेंटर में लाने के लिए किस रो में डालें, 12 में डालें। अब समझ में आया? तो अभी ये मिडिल में प्रिंट होगा। एंटर योर नेम। अगर मान लो कि रो मैं चेंज कर देता हूँ, बाय द वे रो चेंज करके मैंने यहाँ पे 7 कर दिया। आप देखना ऊपर थोड़ा अभी कुछ नहीं करेगा, एरर मारेगा। ऊपर आ गया। तो गो टू XY एक फंक्शन हमने देखा, क्लियर देखा, प्रिंटफ देखा। अब देखो मेनली अभी फंक्शन पे जोर देना है 2 तरह के फंक्शन पे, इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन। तो इनपुट और आउटपुट अगर हम फंक्शन की बात करें बच्चा, तो सबसे पहले इनपुट अगर हम फंक्शन की बात करें तो इनपुट फंक्शन में मुख्य रूप से यूज़ किया जाता है स्कैनफ, गेट्स और गेट ch। ये 3 इनपुट फंक्शन है। उसी तरीके से अगर बात करें हम आउटपुट फंक्शन का, तो जो रिजल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए फंक्शन यूज़ किया जाता है उसे आउटपुट फंक्शन कहते हैं। और आउटपुट फंक्शन में तुम्हारा आ जाता है प्रिंटफ, पुट्स और पुट ch। ये 3 हो जाता है। अब इन्हीं तीनों का यूज़ हम लोग करके बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रिंटफ, एंटर योर नेम, बढ़िया। अब ज़रा नाम इनपुट लेते हैं किसी का। तो नाम इनपुट लेने के लिए क्या लिखेंगे, नाम इनपुट लेने के लिए स्कैनफ के जगह पे क्या प्रेफर करना चाहिए, गेट्स। क्यों स्कैनफ के जगह गेट्स क्यों करना चाहिए, क्योंकि नाम के में जो हमने स्पेशल कैरेक्टर डाला जैसे वाइट स्पेस, उसको ये रीड नहीं करेगा। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा %s और उसके बाद क्या डाला, %name। अब नेम के नाम से ऊपर कोई वेरिएबल है बना हुआ, नहीं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल बनाने का क्या तरीका होगा, कैर नेम। नेम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, मान लो 50 कैरेक्टर का हो सकता है। तो हमने क्या लिखा है ये। अब मुझे प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे, प्रिंटफ, और उसका नाम मान लो कि हमें उससे पहले हेलो उसको बोलना है। क्या लिख सकता हूँ मैं, हेलो, और उसका नाम। तो नाम क्या है उसका, नेम में है। नाम किस में रखा गया है, नेम में रखा गया है। अब जब हम रन करेंगे तो हमसे नाम पूछेगा। अब रवि मान लो कुमार लिखते हैं, लेकिन क्या प्रिंट करेगा, रवि। रवि भी नहीं इनफैक्ट प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ हमने बताया ही नहीं कि किस टाइप का उसका नाम होगा, आई मीन उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब जब हम प्रिंट करेंगे रवि कुमार, तो सिर्फ रवि प्रिंट करेगा, कुमार नहीं करेगा। हम चाहते हैं रवि कुमार पूरा प्रिंट करें। तो देखो, हाँ, तो स्कैनफ के जगह पे स्ट्रिंग जब इनपुट ले रहे हो तो प्रेफर क्या करना चाहिए, गेट्स का को प्रेफर करना चाहिए। गेट्स प्रेफर अगर करोगे तो वाइट स्पेस के बाद के कैरेक्टर को भी ये रीड कर लेता है। अब जब दोबारा सेम कोड लिखेंगे हम रवि कुमार, तो आप देख रहे हो हेलो रवि कुमार आ रहा है, ना कि सिर्फ रवि आ रहा है। तो बताओ कि कितनी चीज़ों को मैंने यूज़ करना भी सीखा, एक आउटपुट फंक्शन और 2 इनपुट फंक्शन हमने सीखे, नहीं 2 इनपुट फंक्शन। अब जैसे कि मुझे किसी का एज इनपुट लेना है, क्या इनपुट लेना है, एज इनपुट लेना है। तो एज नाम का एक वेरिएबल बना ले ऊपर, हाँ बिल्कुल, इंट क्या लिखेंगे, एज। अब एज नाम का यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं।
क्या लिखेंगे, printf enter your age scanf %d और एज किस में स्टोर करना है, एज नाम के वेरिएबल में, किसमें, एज नाम के वेरिएबल में। तो अभी हमने गेट्स का यूज़ किया, अब स्कैनएफ का यूज़ कर रहा हूँ। स्कैनएफ से हर तरह का वैल्यू गेट किया जा सकता है, हर तरह का वैल्यू इनपुट लिया जा सकता है। स्कैनएफ का सिंटैक्स क्या होता है कि पहले आप स्ट्रिंग टाइप में फॉर्मेट स्पेसिफायर डालो, फिर कॉमा डालो, फिर यहाँ एड्रेस ऑफ वेरिएबल डालो, और किसी वेरिएबल का एड्रेस बताने के लिए उस वेरिएबल के नाम के पहले क्या लगाना होता है, %, जिसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। चलो अब ये जो एज मैंने इनपुट लिया, मैं चाह रहा हूँ कि इसका एज भी प्रिंट हो जाए, हेलो, और उसके बाद यहाँ मैसेज होना चाहिए यू आर %d years old, और यहाँ %d की जगह वैल्यू कहाँ से उठाएगा। अब ये चीज़ सही नहीं है, यहाँ पे आपको एक साथ डालना पड़ेगा, हेलो, उसका %s you are %d years old। अब %s की जगह वैल्यू कहाँ से आएगा, नेम से, और %d की जगह वैल्यू कहाँ से आएगा, एज से। अब जब रन करके देखोगे तो आपसे नाम भी पूछेगा, जैसे गुलशन मिश्रा, एज मान लो कि हमने 22 डाल दिया, तो क्या है, हेलो गुलशन मिश्रा यू आर 22 ईयर्स। सही काम कर रहा था। तो बताओ कि क्या क्या हमने इनपुट लेना सीखा। अभी हमने इनपुट लेना सीखा स्कैनएफ के थ्रू और गेट्स के थ्रू। अब मान लो मुझे इसका हाइट भी, गुलशन का हाइट स्टोर करना है, तो क्या करेंगे हम, तो एक अलग डेटा टाइप यूज़ करते हैं बच्चा, जिसको बोलते हैं फ्लोट, और क्या लिखेंगे, हाइट। अब हाइट इनपुट लेना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, printf enter height of, और यहाँ हम चाहते हैं गुलशन मिश्रा लिख करके आए, तो %s डाल देंगे, इंटर हाइट ऑफ गुलशन मिश्रा, ऐसा लिख करके आएगा, कॉमा, और हाइट किस में, इंटर हाइट ऑफ गुलशन मिश्रा, और यहाँ %s की जगह वैल्यू कहाँ से आएगा, नेम से आएगा। ना 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 ना, अरे ये किसका नाम, जैसे इंटर हाइट ऑफ गुलशन मिश्रा, इंटर हाइट ऑफ रवि कुमार, इस तरीके से आएगा। वो तो जब इनपुट लेंगे तब नहीं, तो प्रिंट कर रहा है। अब क्या लिखेंगे, स्कैनएफ, और क्या डालेंगे यहाँ पे, %f, और एम्परसेंड क्या, किस में डालना है, तो फ्लो हाइट, किस वाले में, हाइट। अब रन करके देखते हैं, नेम क्या डाल रहे हैं, रवि कुमार, एज क्या डाल रहे हैं 22, हाइट क्या डाल रहे हैं 59। अब क्या आ रहा है, हेलो रवि कुमार यू आर 22 ईयर्स ओल्ड, लेकिन हाइट का कहीं जिक्र आया नहीं, एंड योर हाइट इज %f। अब %f क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज फ्लोट में वैल्यू रखनी है, और क्या डालेंगे आप, हाइट। अब जब रन करके देखेंगे तो क्या डाल रहे हैं यहाँ पे, रवि कुमार, एज क्या डाल रहे हैं 22, हाइट क्या डाल रहे हैं 58। अब क्या है, हेलो रवि कुमार यू आर 22 ईयर्स ओल्ड एंड योर हाइट इज 5.8। तो यहाँ अभी हम लोग स्कैनएफ और गेट्स का यूज़ किए। अब हम चाहते हैं कि हमसे पूछे कि और इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, इसे कंटिन्यू करना है या नहीं। तो इसके लिए हम चॉइस इनपुट लेंगे, तो एक मैसेज फिर प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, और क्या डालेंगे यहाँ पे, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, प्रेस Y फॉर यस। इनपुट ले लिए। अब हम क्या चाहते हैं, ये /n इसलिए लगाया ताकि अगले लाइन में पूछेगा। अब
हम एक चाहते हैं कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेना जिसका नाम रखते हैं चॉइस, रख सकते हैं हाँ ऐसे। अब इसमें साइज क्यों नहीं बता रहे, बिकॉज सिंगल कैरेक्टर रखना है YIS में। अब मुझे सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना है बच्चा, तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे चॉइस इक्वल टू गेट CH। हम तीसरे का यूज़ करने जा रहे हैं अभी, गेट CH। ये सिंगल कैरेक्टर गेट करेगा। अब उसी कैरेक्टर को अगर स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो यहाँ चॉइस को प्रिंट भी कर दो। अब हम कंडीशन ये चाहते हैं कि अगर किसी ने Y डाला, अभी देखो, अभी रन करके देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राम एज 23, हाइट 5'11", जो भी डालेंगे सब कुछ आ रहा है। फिर क्या पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। अगर Y कर भी देंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, काहे नहीं पड़ेगा, इसलिए कि कोई कंडीशन नहीं डाले हैं। अब कंडीशन चेक करने का तरीका होता है इफ़ और कंडीशन। क्या लिखेंगे, इफ़ चॉइस का वैल्यू अगर बराबर हो किसके, बड़े वाला Y से, या इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ये जो इक्वल टू है इसको रिलेशनल ऑपरेटर। और ये जो आप पाइप दिख रहे हो इसको बोलते हैं और सिंबल, ये है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ लिखेंगे इफ चॉइस इक्वल टू Y और चॉइस इक्वल टू अ स्मॉल y। अगर दोनों में से कुछ भी है तो क्या करो, जंप कर जाओ। क्या कर दो, जंप कर जाओ। तो जंप करने के लिए गो टू XY या गो टू एक स्टेटमेंट होता है C लैंग्वेज में, और गो टू यहाँ पे मान लो कि लिख लेते हैं X। अब ये गो टू X करेगा कैसे, जब कब करेगा, तो जब X को कहीं डिक्लेयर करके रखेंगे, तो X को यहाँ पर डिक्लेयर कर लो। अब X को कैसे डिक्लेयर करेंगे, बस ऐसे लिखो और कोलोन दे दो, ये हुआ X को डिक्लेयर करना। इसको लेबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेबल डिक्लेरेशन। और ये है जंप स्टेटमेंट जो उस लेवल पे जंप कर जाएगा। तो जंप कर जाएगा तो फिर से प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। अब अगर इसी को रन करके देखो तो क्या ऑप्शन आएगा, एंटर नेम मान लो डाल रहा हूँ मैं अभी, एज डाल रहा हूँ अभी का 24, हाइट डाल रहा हूँ मान लो अभी का 5'8". अब इसका सारा डिटेल प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। जैसे ही Y करेंगे तो स्क्रीन क्लियर कर दिया। अब एज के लिए पहले पूछ रहा है, सही बात नहीं है, 5.9। फिर आ रहा है यस, फिर एज के लिए पूछ रहा है। अब ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारा यहाँ n करके बंद कर लो। दिक्कत यह है कि जब गेट्स का यूज़ कर रहे हो तो यह कैच को क्लियर नहीं कर पा रहा है। कैच को क्या नहीं कर पा रहा है, तो कैच को क्लियर करे इसके लिए बेहतर ये होगा स्कैनएफ का ही यूज़ कर लो। यहाँ पे %s और एम्परसेंड क्या डाल दो, नेम। अब देखना कहीं मिस किया हूँ मैं, राम एज हमने डाला 22, हाइट डाला 5'6", Y किया, फिर से नाम पूछा मोहन, एज डाला 44, हाइट डाला 5'8", फिर Y कर रहा हूँ, फिर से पूछ रहा है, यही चाहिए था। अभी एज डाला कुछ भी, अब n कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ सिखाने का मोटिव मेरा क्या था कि आपको कैसे C लैंग्वेज में लेवल डिक्लेरेशन होता है वो भी सिखा दें। लेवल डिक्लेरेशन के लिए बस लेवल का नाम और कोलोन देना पड़ता है। लेवल इसलिए बनाते हैं ताकि यहाँ पे मैं जंप कर सकूँ कहीं से भी प्रोग्राम में, किसी भी पोजीशन से अगर इस पोजीशन पे जंप करना है तो इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, लेवल का। और जंप करने के लिए हमने एक कंडीशन लिया कि अगर किसी ने चॉइस का वैल्यू Y रखा, छोटा या बड़ा, तब यहाँ जंप करो। अगर Y नहीं रखे तो जंप मत करो। एल्स वाले पार्ट में कुछ और लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने ये सारा का सारा इनपुट फंक्शन यूज़ करना सीखा। अब आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव में। तो देखो सबसे पहला जो पड़ाव था अपना, उसमें हमें सीखना था, अगर हम बात करें
नोटपैड का, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग हमें ये सीखना था। दूसरा था हमें डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग GCC कंपाइलर इन योर सिस्टम। क्या ये सीखे थे हम लोग? तीसरा चीज राइट अ सी प्रोग्राम इन नोटपैड। चौथा कंपाइल एंड लिंक द सी program from DOS prompt using GCC compiler, है ना? Creating and run exe file सी प्रोग्राम को जिसको exe में बनाया उसको रन करना आना चाहिए। इसके बाद हमें आना चाहिए क्या? हेडर फाइल, क्रिएटिंग एंड इंक्लूडिंग हेडर फाइल। उसके बाद क्या? डिफाइनिंग एंड कॉलिंग मैक्रो इन सी प्रोग्राम। उसके बाद आना चाहिए यूज ऑफ सम कॉमन फंक्शन इन सी प्रोग्राम। अब बताओ कि यहाँ तक का जर्नी कंप्लीट ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद बारी शुरू होती है डेटा टाइप का। क्या? डेटा टाइप। अब सवाल है कि डेटा टाइप क्या है? तो बोलोगे डेटा टाइप एक कीवर्ड है। डेटा टाइप इज अ इट इज़ अ कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है? जिसके बारे में पहले से लैंग्वेज को पता है वो क्या है? कीवर्ड। और जिसके बारे में लैंग्वेज को पहले से नहीं पता है वो क्या है? वर्ड। अब जैसे अगर हम सी लैंग्वेज में बोलते हैं इफ, बोलते हैं फॉर, बोलते हैं वाइल, बोलते हैं डिफाइन, तो ये सब क्या है? पहले से सी लैंग्वेज को पता है। और सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड होता है। कितना? 32 कीवर्ड होता है। तो इट इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, without using a data type. It is not possible to declare a variable because data type specify size and type of variable. Because data type specifies size and type of a variable. There are different types of data type, like दो तरह का डेटा टाइप होता है। पहला डेटा टाइप होता है जैसे कि प्रीमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, और दूसरा जिसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक है यूज़र डिफाइंड डेटा। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप बोला जाता है जो डेटा टाइप पहले से बना हुआ है, वो पहले से बना हुआ है। Pre-defined data type is called primitive data type. और इसके बारे में क्या बोलेंगे? When a data type
created by programmer, then it's called user defined data type। जब किसी डेटा टाइप को यूज़र बनाए तो उसे क्या बोलेंगे, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। बट डेटा टाइप का इम्पॉर्टेंस क्या है, तो डेटा टाइप का इम्पॉर्टेंस ये है कि बिना डेटा टाइप यूज़ किए हुए आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उस वेरिएबल का आपको क्या बताना पड़ता है, टाइप बताना होता है, किस तरह का वैल्यू रखेगा, आप मैक्सिमम कितने साइज़ का वैल्यू रख सकता है। और ये दो चीज़ बताने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होता है, डेटा टाइप। अब अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें, प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो बहुत सारा है। जैसे पहला इसमें आ जाता है इंट, नाम सुने होंगे, पहला क्या है इंट, दूसरा क्या है जी, दूसरा है इंट के बाद क्या है, तीसरा क्या है फ्लोट, तीसरा क्या है फ्लोट, चौथा क्या है डबल, क्या है डबल। तो 4 डेटा टाइप बेसिकली यहाँ पे चलता है। 5वां डेटा टाइप जो है वो है वॉइड, क्या है वॉइड। तो ये 5 डेटा टाइप है, मेनली हम लोग 4 सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वॉइड का यूज़ फंक्शन के साथ होता है, किसके साथ, फंक्शन के साथ। अब इंट सिर्फ इंटीजर वैल्यू रखेगा। अब इंट का अगर हम साइज़ की बात करें तो इंट का साइज़ होता है 1 बाइट का, कितना 1 बाइट का होता है। हाँ किसका, इंट का जो साइज 1 बाइट ना हो ना 4 बाइट, 2 बाइट्स बोलोगे, क्या 2 बाइट का बोलोगे। 4 बाइट इसका होता है फ्लोट का, 4 बाइट किसका होता है, फ्लोट का होता है, 4 बाइट्स होता है फ्लोट का। और डबल का जो होता है वो होता है 8 बाइट्स का, कितने। अब देखो अंतर क्या है इससे, वो समझ लो। और कैर का जो होता है वो होता है कितना, 1 बाइट का। 1 बाइट मतलब एक कैरेक्टर, 1 बाइट का। अब 2 बाइट कहने का मतलब रेंज कहां से कहां तक जाएगा हो इसका, 2 बाइट कहने का मतलब ये हुआ 2 टू द पावर, 2 टू द पावर कितना, 2 टू द पावर 16 न हो। 2 बाइट कहने का मतलब 16, एक बाइट में 8 बिट होता है, तो 2 टू द पावर कितना होगा 16। अब 2 टू द पावर 16 का मतलब हो जाता है 32,768, 32,768। अब इसका रेंज, अब इंटीजर भी 2 तरह का होता है, एक बोलते हैं साइंड इंटीजर, एक बोलते हैं अनसाइंड इंटीजर। तो जो अनसाइंड इंटीजर होता है वो सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, और जो साइंड इंटीजर होता है निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। तो निगेटिव टू अगर पॉजिटिव जाएगा बुआ तो ये शुरुआत कहाँ से होगी इसकी, हाँ 0 से लेकर के 32,767 से लेकर के कहाँ तक, हाँ 32,767 तक। तो इसको क्या कर दे, 768 से लेके 32,767 तक ये रेंज होता है। और ये 1 बाइट का फ्लोट, 4 बाइट का। अब इस चीज़ को चेक करवा देते हैं हम, रटने की भी ज़रूरत नहीं कि सही में ऐसा होता है कि ऐसे ही बात कर रहा, इसको चेक कर लिया जाए। आओ इसको चेक करने के लिए हम लोग आते हैं वापस से अपने प्रोग्राम पे। अब जितना बात लिखल है या तो इसको छोड़ दो, नया फाइल बना लो। क्या लिखते हैं यहाँ पे, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड
conio.h void main clrsc or clear the screen get ch। अब करना क्या है इसमें? करना ये है अपन लोग को कि चेक करना है उसका डेटा टाइप का क्या साइज़ है। तो हम करते हैं इंट x लेते हैं, इंट x लिए। अब मुझे x का साइज़ चेक करना है, तो इसके लिए साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है। तो चल मैसेज प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ साइज ऑफ x इज %d, और इसके लिए लिखोगे साइज ऑफ, किसका साइज देखना है? x का। अब रन करके देखेंगे तो अभी क्या दिखाएगा? 2, क्योंकि इंटीजर है 2 बाइट का। अब ध्यान से समझियो, अब जैसे x को हम क्या कर देते हैं, x को क्या कर देते हैं फ्लोट, तो क्या दिखाएगा? 4 दिखलाएगा। क्या दिखाएगा? दिखा रहा है। अब आओ, अब 8 नहीं ना बोलोगे इंटीजर का, है ना, 4 बोलोगे फ्लोट। उसके बाद क्या लिखेंगे? डबल। क्या दिखाएगा? 8 दिखाया। अच्छा चल, अगर मान लो कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कैर, अब क्या दिखाएगा? 1। तो डेटा टाइप के बारे में जो हमने पढ़ा कि किस डेटा टाइप का क्या साइज होता है, तो याद रहेगा। तो साइज ऑफ के थ्रू देख सकते हो इस तरीके से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ाएं। अब डेटा टाइप का हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। कभी अगर मुझे इंटीजर टाइप वैल्यू रखना होगा तो इंट डेटा टाइप, फ्लोट टाइप तो फ्लोट डेटा टाइप, डबल तो डबल डेटा टाइप। अगर मान लो कि हमें करना क्या है नेक्स्ट, जब डेटा टाइप भी पढ़ चुके होगे तो अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में? वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल बेसिकली 2 तरह का होता है, एक लोकल और एक ग्लोबल। क्या? लोकल और ग्लोबल। वेरिएबल, हाँ, और स्टैटिक वो सब उसको बोला जाता है अलग चीज़। और स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, उसको स्कोप बोला जाता है ना। वो अलग अलग होता है, स्टैटिक भी होता है, ग्लोबल भी होता है ना। तो वेरिएबल बेसिकली 2 तरह का होता है, लोकल और ग्लोबल। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल है क्या? वेरिएबल इज अ टेम्पररी, वेरिएबल इज अ टेम्पररी storage area inside a program where data can be stored that are required for the processing। अब 2 तरह का वेरिएबल होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। कौन कौन सा 2 तरह का वेरिएबल होता है? पहला लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, और दूसरा क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल। हम स्टोरेज क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, जब पढ़ाएंगे स्टोरेज क्लास तो अलग होगा। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल में अंतर यह है कि लोकल का स्कोप होता है किसी फंक्शन के ब्लॉक तक, और ग्लोबल का स्कोप होता है पूरे प्रोग्राम में कहीं भी। तो ये अंतर है लोकल और ग्लोबल में। तो क्या बोलोगे? स्कोप इज विदिन द फंक्शन ब्लॉक, और इसका क्या होता है? स्कोप इज विदिन द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन लोकल को सिर्फ कहाँ यूज़ कर सकते हो? फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, बाहर से यूज़ नहीं कर सकते।
अब एक होता है तुम्हारा कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या बोला है? तो वेरिएबल ही है, बट अंतर क्या है कि इसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। कांस्टेंट का मतलब दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज देयर वैल्यू, है ना। कांस्टेंट कहने का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसमें एक बार जो वैल्यू रख दोगे वही फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो क्या बोल सकते हो? अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल that can't change their value after once initialized। एक बार मतलब उसमें वैल्यू रख दोगे तो दोबारा उसमें वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता। वही बात लिखी गई, एक बार उसमें वैल्यू रख दोगे तो दोबारा वैल्यू चेंज नहीं। चल आज यहीं तक तू लोग का एंड करेंगे, काफ़ी है। देख अब कैसे बनेगा, ज़रा आ जाते हैं हम लोग पहले लोकल और ग्लोबल के ऊपर। लोकल और ग्लोबल समझाने के लिए एक काम करता हूँ मैं, यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिस वेरिएबल का नाम हमने रखा है इंट एक्स। एक्स में वैल्यू हमने रख लिया है मान लो 5, एक्स में वैल्यू रख लिया 5। एक फंक्शन मैं बनाता हूँ, एक क्या करता हूँ या चलो एक ब्लॉक बनाते हैं। फंक्शन भी छोड़ दो, अभी तो बड़ा चीज़ है, हम बनाना भी नहीं सीखे हैं। और यहाँ अगर मैं लिखता हूँ printf वैल्यू ऑफ एक्स इज %d, क्या डालेंगे? x ऐसे डाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल डाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ x इन साइड, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, फिर प्रिंट करता हूँ printf वैल्यू ऑफ x आउट साइड, और क्या डालेंगे यहाँ %d, और क्या डालेंगे y ऑफ x ऐसे। अब गेस करो कि क्या रिजल्ट आएगा। दोनों का वैल्यू क्या है? 5। लेकिन ध्यान से देखना, अगर ये हमने अभी ग्लोबल डिक्लेयर किया है, ये क्या है? ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, इसलिए आप अंदर में भी यूज कर पा रहे हो। क्या बोलोगे इसको? ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि क्या ये तो यहाँ मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, हमने लिखा यहाँ पे इंट x इक्वल टू 8। अब देखो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि अब ये x को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि इसके ब्लॉक से बाहर इस x को यूज नहीं कर पा रहा है इसलिए। लेकिन अगर एक किसी ब्लॉक में नहीं था, पूरे मेन ब्लॉक में था, कहीं से भी यूज़ कर पाते। हालांकि ये भी ग्लोबल नहीं है, इसको भी हम लोकल ही बोलेंगे। ये भी क्या है? लोकल है। लेकिन लोकल किसके लिए? मेन के लिए। अगर वाकई इसको ग्लोबल डिक्लेयर करना है तो मेन के भी बाहर डिक्लेयर करो। जैसे मेन के बाहर कैसे डिक्लेयर होता है, तो हमने लिखा यहाँ पे इंट x इक्वल टू 10। ये हुआ क्या? ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि इसका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगा। और लेकिन ये जो मैंने करा है ये क्या होगा? ये लोकल वेरिएबल। अब अगर रन करके देखो तो इनसाइड क्या आएगा? 8, लेकिन आउटसाइड क्या आएगा? 10। क्या ऐसा करा जा सकता है? अगर मैं ये ना लिखूं तो, अगर ये वाली लाइन मैं कमेंट कर दूं तो यहाँ भी क्या आएगा? 10 ही आएगा। इनसाइड भी 10 और आउटसाइड भी 10। अच्छा, तब क्या? जब मैं यहाँ पे कर दूं x प्लस प्लस, तो क्या करेगा? x के वैल्यू को इंक्रीज करेगा और दोनों जगह पे क्या आएगा? वैल्यू ऑफ 11 आएगा। तो ये लोकल और ग्लोबल में अंतर हमने समझा। अब सवाल ये है कि क्या इसके वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं? कर सकते हैं जब ये वेरिएबल है तो। लेकिन अगर इसके पहले मैंने लिख दिया कॉन्स्ट, क्या लिख दिया? कॉन्स्ट, अब कर पाएंगे? नहीं। अब इसके वैल्यू को हम इंक्रीज भी नहीं कर सकते। कर पा रहे हैं? क्या बोल रहा है? कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट।
सर एक्स को जो प्लस प्लस दिए तो सिर्फ फंक्शन का जो वेटअप दिए उसमें इंक्रीज करना चाहिए, दोनों में कर दिया। नहीं, तो यहाँ तो कहीं x बनवे नहीं ना किया है, यहाँ तो x तो ऊपर बना हुआ है ग्लोबली, तो x प्लस प्लस करेंगे तो हर जगह ना अपडेट करेगा, हर जगह बोले तो ये अपडेट कर देगा, अरे अपडेट करेगा, इसी को यहाँ भी प्रिंट कर रहे हैं, बाहर में भी प्रिंट कर रहे हैं, समझे? तो कॉन्स्ट भी हो गया। तो आज के लिए चलो इतना ही, अब हम लोग कल बात करेंगे। तो उसका एक बार ले लो। या वीडियो देख करके प्रैक्टिस करो ना, वीडियो में तो सब चीज़ रहेगा ही, वीडियो में सब कुछ है।